हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग पार्ट 7 आनुवंशिकता तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा एवं शिक्षकों के लिए क्या महत्व है, ये चैप्टर चल रहा था आनुवंशिकता और वातावरण, उसका मैं पार्ट 7 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम कवर करेंगे। ये दोनों एक ही नाम है, आनुवंशिकता तथा वातावरण के बालकों की शिक्षा एवं शिक्षकों के लिए क्या महत्व है, या शैक्षिक अनुप्रयोग, एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है। सिंपल समझेगा कि एक शिक्षक होने के नाते जब आप शिक्षण प्रक्रिया में जाते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप बच्चों के, बालकों के जैविक और जो वातावरण है दोनों के बारे में आपके पास जानकारी हो। क्यों ऐसा हो? क्योंकि बालक किस पृष्ठभूमि से आते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या उसका पारिवारिक स्थिति किस प्रकार का है। हो सकता है कि बच्चे आपके साथ इसीलिए दुर्व्यवहार कर रहे हो क्योंकि उसके पारिवारिक माहौल वैसा हो, उसके घर में उस तरीके का एक बताया गया हो और वह नहीं जानता हो कि समाज में कैसे रहते हैं, लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप उसको समझेंगे, अगर वो दुर्व्यवहार भी करता तो आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे और उसी के अनुसार बर्ताव करेंगे। दूसरी बात, अगर घर का वातावरण या माता पिता का वातावरण अगर अच्छे नहीं है तो अगर आप शिक्षक होने के नाते अगर उसके बारे में जानकारी रखेंगे, उसके वातावरण के बारे में, उसकी आनुवंशिकता के बारे में, तो उस आधार पर उसके बौद्धिक क्षमता को, उसके शारीरिक क्षमता को, उसके संवेगात्मक क्षमता को या चारित्रिक क्षमता को आप विकास करने में सहायक बनेंगे। अगर आपको यह पता नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, एक ही डंडे से सबको हाँकेंगे, यानी सबको एक रूप से देखेंगे, जिसके कारण कुछ वैसे परिवार होंगे जो कि पिछड़े होंगे, जिनकी मंदबुद्धि किस्म के होंगे माता पिता, तो आप उसका ज्यादा ख्याल नहीं रख पाएंगे, जिससे बच्चे पिछड़ जाएंगे। तो हमारे जीवन पर, हमारे नहीं सभी के जीवन पर एक शिक्षक होने के नाते एक आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का अध्ययन किया जाए और दोनों का ख्याल भी रखा जाए शिक्षण करते समय। क्यों? मान लीजिए कि एक बच्चा जो है एक अच्छे आनुवंशिकता के साथ आया है, उसके माता पिता काफी ब्रिलियंट है, आईक्यू लेवल भी काफी अच्छा है, लेकिन उसको अगर अच्छा वातावरण नहीं पेश दिया गया तो क्या बच्चे का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कम होगा। लेकिन मान लीजिए कि माता पिता उसके आनुवंशिकता उसकी अच्छी नहीं है, आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो उसको कितना भी अच्छा वातावरण क्यों ना दे दिया जाए, फिर भी उसका उतना विकास नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये सब बातें एक शिक्षक होने के नाते आपको ध्यान में रखना है और सबको एक साथ लेकर चलने के लिए आपको पारिवारिक भूमि, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखकर और उसी के अनुसार आपको व्यवहार करना है। दूसरी बात, बालकों की शिक्षा में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना होता है। और यह सब विकास तभी होगा जब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों कारकों का उचित योगदान होगा। यानी सिंपल सी बात है कि एक बच्चे को, एक सिंपल परिवार के बच्चा जिसके माता पिता ज्यादा अच्छे नहीं है, आनुवंशिकता ठीक नहीं है, लेकिन उसको सारी शिक्षण सामग्री दी जाती है, अच्छे वातावरण प्रदान किया जाता है, तो वह बच्चे में क्या होता है कि उस गुण का विकास हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, माता पिता का आनुवंशिकता तो अच्छी है, लेकिन वातावरण के नाम पर 0 कर दिया जाए, वातावरण अच्छा नहीं दिया जाए, तो क्या यह आईक्यू यहां पे काम करेगा? तो बच्चे का विकास सही से नहीं। इसका मतलब है
कि जो हमारा बालक है उसको शिक्षण कराते समय न केवल उसकी आनुवंशिकता बल्कि उसके वातावरण का भी ध्यान रखना, ध्यान में रखकर आप शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि आप जानते हुए कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। यानी विकास जो होती है वह हमारे आनुवंशिकता और हमारे वातावरण का एक गुणनफल होता है, और दोनों अंतः संबंधित होते, अंतः क्रिया करते हैं, और दोनों क्या करते हैं कि दोनों के प्रोडक्ट के रूप में ये काम करता है। तो एक बच्चे के विकास के लिए आपको ये ख्याल रखना है कि बच्चे के दोनों चीजों का अच्छा से ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए। और शिक्षकों के लिए तो काफी जरूरी हो जाता है कि बालकों की आनुवंशिकता एवं जैविक गुणों से परिचित हो, उनका घर परिवार सामाजिक वातावरण जहां भी वो रहते हैं, तभी आप अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। एक और चीज देखिएगा, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं, रिवीजन कर देता हूं, आप लोग देखेंगे। देखिएगा, आप जो बातें करते हैं आनुवंशिकता और किसकी बात कर रहे हैं, वातावरण, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज यह 7th वीडियो चल रहा है आपके सामने। तो देखिए, आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता वह होता है जो हमारे माता पिता से किसके माध्यम से, जीन्स के माध्यम से उनके गुणों का संचरण होता है उसके आने वाले पीढ़ी में, बच्चों में। और एक बात समझिएगा, यह जो होता है यह क्या होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक माने समझ रहे हैं ना आप लोग, स्थिर होता है। क्या आनुवंशिकता को आप बदल सकते हैं? अगर माता पिता से आपके अंदर कुछ गुण आ गया तो क्या आप उसको बदल सकते हैं? क्या एक मार्केट में मिलने वाली चीज है कि जाकर हम 120 IQ वाला ले आएंगे अपना बुद्धि को और फिट कर देंगे? तो यह जो होता है आनुवंशिकता स्थिर होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है, और यह जीन्स के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से आने वाले बच्चों में आते। लेकिन वातावरण जो होता है वह डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? यह जो होता है गतिशील होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का माता पिता बिहार के पटना में जॉब कर रहे थे, वहां का वातावरण कुछ और था। जब उसके पिता मान लीजिए कि जयपुर चले गए, जयपुर उनका ट्रांसफर हो गया, तो वहां पे जब गया तो वहां का वातावरण तो चेंज हो गया नहीं, तो बच्चे उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालेगा। पहले पटना वाले के अनुसार ढाले हुआ था, अब जयपुर वाले के अनुसार ढालेगा। इसका मतलब है कि जो वातावरण है उसको बदला जा सकता है, लेकिन आनुवंशिकता को क्या बदला जा सकता है? जो हमारे माता पिता से जो गुण आ जाते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए आप छिपा लीजिएगा जरूर, लेकिन कभी ना कभी वो रूप अपना दिखा देता है। तो आनुवंशिकता जो होती है एक ऐसा गुण है जो कि हमारे माता पिता से जीन्स के माध्यम से आने वाले पीढ़ी में वो आती है, और वह जो स्थिर होता है उसको बदला नहीं जा सकता है, और वातावरण को बदला जा सकता है। तो देखिएगा आगे एक और चीज समझिएगा, ये जो हमारी आनुवंशिकता होती है, यह आनुवंशिकता कैसी होती है? तो आपने देखा कि यह फिक्स्ड होती है। नहीं, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता, स्थिर होती है। और एक गौर कीजिएगा, ये जो आनुवंशिकता का जो गुण आता है माता पिता के द्वारा, जीन के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा, तो हमारे शरीर में मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें कितने गुण क्रोमोजोम्स होते हैं? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जो कि जोड़ा में कितने होते हैं? 23 जोड़ा होते हैं। आपने यह भी पढ़ा है कि 22 जोड़ा जो होते हैं किसमें? मेल में, और 22 जोड़ा जो होते हैं फीमेल में। दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जो होते हैं समान होते हैं, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑटोजोम्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जो जोड़ा होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं, नहीं, इसमें क्या होता है? जो मेल होते हैं और फीमेल, इसका 23वां जो जोड़ा होता है मेल का होता है XY, और फीमेल का कौन सा होता है? XX होता है। आप यह भी चीज देखे थे कि लिंग सेक्स के लिए यानी लिंग निर्धारण के लिए कोई भी जिम्मेदार है कि नहीं है? तो लिंग निर्धारण के लिए ना माता जिम्मेदार है ना पिता, लेकिन निर्धारण करता कौन है? देखिएगा, आप जानते हैं कि लड़के का जन्म तभी होगा जब X और Y क्रोमोसोम्स का मिलन होगा, नहीं, तो यहां से बॉय बेबी का जन्म होगा, और जब X और X क्रोमोसोम्स आएंगे तो उससे क्या होगा? गर्ल बेबी का जन्म होगा। तो यहां गौर कीजिए, आखिर लड़की के जन्म, देखिए X तो दोनों में है, लड़का में भी है लड़की में भी है, लेकिन Y किस में है? लड़कों में। या निर्धारण करता कौन हो जाएगा? आपका लड़के होते हैं, नहीं। और दूसरी बात समझिएगा, ये जो होते हैं
क्रोमोजोम्स की बात कर रहे थे, गुणसूत्र की बात कर रहे थे। ये क्या करता है कि हमारे आनुवंशिक गुणों को वाहक होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणों को ले जाता है वो कौन ले जाता है? हमारे गुणसूत्र या जीन्स, जिसके आप बारे में जानते हैं। आइए हम लोग आगे एक और रिवीजन देखते हैं। आप जुड़वा बच्चे के बारे में जानते हैं। आप यह तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुनिया में कोई भी जो दो जीव है वह कभी भी एक समान बिल्कुल नहीं होता। यहां तक कि जो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस जो होते हैं, वह भी एक समान नहीं होते हैं। इसे भी दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक को क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, और दूसरा को क्या बोलते हैं आप लोग? फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। यानी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एकांकी जुड़वा। इसको क्या कहते हैं? एकांकी जुड़वा, या एक समान बोलते हैं इसको, एक समान जुड़वा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रातृय जुड़वा कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है आपको मैं वीडियो में डाल दिया हूं, लेकिन आप थोड़ा सा रिवीजन कर ले, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है दोनों में? इसमें होता क्या है कि आपके पास मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो मेल के पास आप जानते हैं कि क्या होता है, यहां पे स्पर्म होता है, शुक्राणु होते हैं, और यह जो शुक्राणु होते हैं, और फीमेल के पास होते हैं एक सेल होते हैं, यानी अंडाणु होते हैं। तो जब फीमेल के एक सेल, एक अंडाणु से जब एक मेल का जब एक शुक्राणु यहां पे उसका मिलन होता है, तो ये जो जाइगोट का निर्माण होता है, यही जाइगोट किसी प्रकार से विभाजन के फलस्वरूप, डिवीजन के फलस्वरूप, ये एक से कितने बन जाते हैं? दो बन जाते हैं, और जिसे दो नए जीवों की उत्पत्ति क्या होता है? निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। तो जब एक ही अंडे से जब एक अंडे का विभाजन होकर दो बनते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये बिल्कुल देखने में कैसे होते हैं? एक समान, रंग में, रूप में, बनावट में, और उसके बाद रुचि में, स्वभाव में बिल्कुल ही क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसमें एक और चीज होता है, या तो दोनों जो होगा, लड़का लड़का का जन्म होगा, या लड़की और लड़की का जन्म होगा। यानी जुड़वा जो जन्म लेंगे, या तो दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़की होगा। लेकिन भारतीय जुड़वा में क्या होता है? जो हमारा मेल है और फीमेल, स्त्री और यह आपका पुरुष। तो आप देखिए, मेल के पास तो है स्पर्म और फीमेल के पास है एग। अब यहां पे क्या हुआ? दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। जब फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का जब संगम हुआ, तो यहां पे क्या हुआ? ये भ्रातृय वाले में क्या होता है कि स्त्री के कभी कभी दो अंडे का निर्माण हो जाता है, और जब ये दो अंडे जो होते हैं, दो शुक्राणुओं से अलग अलग जब क्या हो जाता है? इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और नए दो जाइगोट का निर्माण हो जाता है, दो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो उससे बनता है कौन सा? भ्रातृय जुड़वा, फ्रैटर्नल। यानी जब दो एग सेल से दो नए जाइगोट का निर्माण हो तो भ्रातृय होगा। लेकिन जब एक एग सेल से का विभाजन के फलस्वरूप दो नए जाइगोट का निर्माण हो तो वो कहलाता है आइडेंटिकल। इसमें क्या होता है? इसमें जरूरी नहीं कि दोनों बच्चे एक समान होंगे। उनका स्वभाव, उसका रंग, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी रुचि, ये सारे जो है इसका भिन्न भी हो सकता है। और इसमें एक और चीज है, या तो दोनों जो होगा, लड़का लड़का का जन्म होगा, या हो सकता है कि लड़की लड़की हो, या हो सकता है कि एक लड़का और दूसरा लड़की हो। तो इसमें हो सकता है इस तरीके से। तो ये आपका भ्रातृय जुड़वा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आइए, एक डिबेट बड़ी चलता है इसमें आनुवंशिकता और वातावरण में, नेचर वर्सेस नर्चर, नर्चर वर्सेस नेचर, या नेचर वर्सेस नर्चर। अब यहां पे समझिएगा ये होता क्या है। नेचर को हम जो लेते हैं वो हेरिडिटी से लेते हैं, और नर्चर को हम लोग किससे लेते हैं? इनवायरमेंट से लेते हैं। यानी नेचर का मतलब होता है आनुवंशिकता, और इन्वायरमेंट यानी वातावरण। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकृति, देखिए इसको हम बोलते हैं, नेचर को बोलते हैं प्रकृति, और वर्सेस माने क्या होता है? बनाम, और नेचर मीन्स क्या होता है? पोषण। क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, पूछेगा कि प्रकृति बनाम पोषण या पोषण बनाम
प्रकृति, इस उल्टा से कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति बनाम पोषण में पोषण का क्या तात्पर्य है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। तो पोषण का क्या तात्पर्य, आप ही देख लीजिए। पोषण का, प्रकृति बनाम पोषण, तो पोषण का क्या मतलब होगा, वातावरण, और प्रकृति का क्या अर्थ होगा, प्रकृति का अर्थ होता है पर्यावरण। तो आप वहां पे लिख दीजिएगा प्रकृति बनाम पोषण में पोषण का तात्पर्य है वातावरण और प्रकृति का तात्पर्य है पर्यावरण, जिसे हम आनुवंशिकता के भी नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वंशानुक्रम। देखिए हिंदी में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपका फिक्स होता है, इन्वायरमेंट और हेरेडिटी। इसलिए एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं सीडीपी का, तो एक बार इंग्लिश का जरूर ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। कभी कभी होता है कि हिंदी में गलत भी दिया रहता है, तो आपका जो सीटेट है वह उसी को मानता है जो इंग्लिश में दिया रहता है, इसलिए इंग्लिश को जरूर पढ़े सीडीपी में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रकृति बनाम पोषण का अर्थ क्या है, तो आप लिखेगा वंशानुक्रम या आनुवंशिकता और वातावरण। पूछेगा पोषण का क्या तात्पर्य है, तो वातावरण, प्रकृति का क्या तात्पर्य है, तो आनुवंशिकता। अब ये विवाद काफी चलता है, लेकिन अब पूछा जाएगा, एक चीज जानते हैं आप लोग कि वातावरण जो होता है इसको बदला जा सकता है, वातावरण को बदला जा सकता है, ये गतिशील टर्म होते हैं, लेकिन जो आपका आनुवंशिकता होती है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। आप कहीं से जाकर इसको ला नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, नहीं, लेकिन इसको आप पोषण को, वातावरण को बदला जा सकता है। तो प्रकृति बनाम पोषण में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकृति बनाम पोषण में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो देखिए दोनों का अपना महत्व है, प्रकृति का भी होना जरूरी है, पोषण का भी होना जरूरी नहीं कि अच्छे माता पिता के बच्चे भी उतना ही संस्कारी होंगे जितना उसके माता पिता है। ये डिपेंड किस पर करता है, वातावरण पर। और लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वातावरण बहुत अच्छा दे दिया जाए और वंशानुक्रम अच्छा नहीं है तो भी वह बेहतरीन बच्चा बनेगा, यह जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को डॉक्टर, इंजीनियर या एक आईएएस अफसर नहीं बनाया जा सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण पे। अगर वैसा होता तो देश का हर नागरिक जो होता वह एक आईएएस अफसर होता। लेकिन ये माहौल जरूरी है, वातावरण जरूरी है, लेकिन साथ साथ उसका वंशानुक्रम भी होना बहुत जरूरी है। तो ये जो डिबेट है इसमें हम किसी को भी नहीं कह सकते हैं कि कौन सबसे बेहतर है, कौन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो विकास होता है किस पर डिपेंड करता है, हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट दोनों पर। यानी आपके जो आनुवंशिकता होती है और वातावरण होते हैं, दोनों का क्या होता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जो विकास होता है वह क्या होता है, दिया था ऑप्शन ऐसे, हेरिडेटरी प्लस इन्वायरमेंट यानी आनुवंशिकता प्लस वातावरण, आनुवंशिकता प्लस की जगह पे माइनस वातावरण, आनुवंशिकता भागा वातावरण, वातावरण की आनुवंशिकता गुणनफल वातावरण। तो कौन सही होगा, तो हमारा सही जो चूंकि ये ज्वाइंट प्रोडक्ट के रूप में चलता है इसलिए गुणनफल होता है। कभी कभी क्वेश्चन डालता है, आपको दे देगा कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का योगफल होता है, बालकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो क्या योगफल होता है, नहीं होता है, गलत है। कभी कभी देगा कि दोनों का गुणनफल होता है, सही है। कभी कभी देता है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों जो होते हैं अंतः संबंधित होते हैं, अंतः क्रिया करते, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों अंतः संबंधित होता है। नहीं, दोनों का होना क्या है, बहुत ही जरूरी, एक के बिना दूसरा क्या होता है, अधूरा होता है। लेकिन इतना और ख्याल रखिएगा कि आप बच्चे को एक समृद्ध वातावरण देकर उसका ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का बच्चा क्यों ना हो। आप जानते हो कि एक जो मनोवैज्ञानिक वो कहा करते थे, जिसका नाम है जेबी वाटसन, कि मुझे आप कुछ बच्चे दे दो, मैं जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। नहीं, यानी उनके मतलब कहने का यह था कि आनुवंशिकता का कोई महत्व नहीं होता, वातावरण ही सब कुछ होता है। लेकिन यह हर जगह फिट नहीं बैठता, सबका अपना अपना मत है, हम लोग भी मत को सुनते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। जो वंशानुगत गुण होते हैं, आपको पता है कि वंशानुगत गुणों का जो वाहक होता है वह कौन होता है, जीन होता है, जीन्स जिसको कहते हैं, या उसी को गुणसूत्र कहते हैं। जो गुणसूत्र होता है वह किसका बना होता है, जीन्स का बना होता है, आरएनए डीएनए का बना होता है। तो वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से, मान लीजिए कि ये मेरे पिता है
और ये माता है, और ये माता पिता से जो गुण है उसका स्थानांतरण हो रहा है उसके बच्चे में हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफर होती है, स्थानांतरण होती है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्या आनुवंशिकता कहते हैं, वातावरण, सामाजिकता की सहोपकारिता कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आनुवंशिकता, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, देखिए जो बच्चे का इंटेलिजेंस कोसेंट होता है, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि तो उसके जन्मजात होती है, माता पिता से ही आ जाती है, लेकिन बालकों की जो बुद्धिमत्ता होती है, जो सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है, वह कहां से आता है? क्या ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण, क्या ऐसा है कि कहीं पे ज्ञान रखा हुआ आप लेके जाइएगा, वहां पे बच्चा ले लेगा? पारिवारिक परिवेश पर कि किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, क्या जैसा वह प्रयोग करेगा वैसा ही बुद्धिमत्ता आएगी? प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई, तो पारिवारिक परिवेश, आपका जो परिवार का वातावरण कैसा है उस पर निर्भर करता है कौन चीज? आपकी बुद्धिमत्ता। गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र क्या होता है? आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा जो होता है से दोनों मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, जिसको ऑटोजोम्स कहते हैं आप लोग। लेकिन 23वां जो जोड़ा होता है जिसको सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, जिससे लिंग का निर्धारण होता है। तो गुणसूत्र जो होता है, क्या केवल एक्स होता है? नहीं। क्या केवल वाई होता है? बिल्कुल नहीं। दोनों होता है कि नन होता है? तो दोनों होता है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम्स होते हैं। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को कैसा, आप लोग अभी पढ़े हैं हेरिडेटरी के बारे में, तो आनुवंशिकता को कैसी मानी जाती है? क्या वह स्थिर है या गतिशील है? गौण है? बिल्कुल नहीं। गत्यात्मक है? गतिशील है? नहीं। क्या प्राथमिक है? नहीं, प्राथमिक तो परिवार होता है। तो कैसी होती है आनुवंशिकता? स्थिर होती है। यही पे रहता है वातावरण, तो हम लोग बोलते हैं गत्यात्मक। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, आपका जो व्यक्तित्व, आपका जो पर्सनालिटी बनती है, क्या केवल आनुवंशिकता से बनती है? बिल्कुल नहीं। पालन पोषण और शिक्षा पर? नहीं। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया है, कि केवल वातावरण का केवल तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा? आपकी जो व्यक्तित्व होता है वह किसका परिणाम होता है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को दबा दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके आप इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और एक बात और, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, घंटी को ऑल पर भी प्रेस कर दीजिए, लेकिन आप इसको शेयर करना ना भूलें। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतने स्टूडेंट को फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, और कि यह जो कोविड-19 महामारी का जो एक प्रकोप चल रहा है, उसे बचने के लिए आपको एक ही उपाय है कि आप स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रॉपर प्रयोग कीजिए, और एक दिन जब मास्क का प्रयोग करते हैं तो आप उसे अच्छी तरीके से फिर सैनिटाइज कीजिए या धोइए उसको। उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, लेकिन सैनिटाइजर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में नहीं कीजिए, नहीं तो आपको एक्जिमा होने की डर है। और कहीं भी जाते हैं तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि जरूरी काम पर ही जाए और अकेले ही जाए। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जहां भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।